बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ख़बरें भी हैं, इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक पे हम बात करने वाली हैं। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से इस मंथ को मनाया जाता है और हम टाइम टू टाइम आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करते रहेंगे कि आप एहतियात ज़रूर अपनाएं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। सो आगे चल के हमने प्रोग्राम में 11:05 पर इस पर बात करनी है। फ़िलहाल पहला सेगमेंट एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु से जब किसी हवाले से पूछा जाता, किसी चीज़ के बारे में, किसी मसले के बारे में पूछा जाता, तो आप फरमाते कि क्या ये मसला दरपेश है, यानी इस वक्त है ये मसला। तो अगर कहने वाले कह कि ला नहीं, इस वक्त ये मसला पेश नहीं है, तो आप फरमाते कि जब होगा तो फिर उस वक्त बात करेंगे। ये देखने में बात तो बड़ी छोटी सी महसूस होती है कि कोई बात पूछी जाए, आप पूछें कि ये मसला और ये बात, ये इशू इस वक्त मौजूद या नहीं है। वो कहे कि नहीं मौजूद, तो आप कहें ठीक है, जब मसला ये होगा तो उस वक्त फिर हम इस पे बात करेंगे। हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से भी ये बात रवायत की जाती है कि आपसे जब कोई मसला पूछा जाता तो आप यही फरमाते थे, क्या ये मसला दरपेश है इस वक्त? तो कहने वाला कहता कि जी दरपेश तो नहीं है इस टाइम। तो आप फरमाते कि जब ये मसला दरपेश होगा तो फिर अल्लाह ताला इसका जवाब और इसका हल भी बताएगा। तो गोया कि अगर इस बात की गहराई में और उलमा, फुक़हा और सहाबा के इस रवैये पर अगर आप गहराई से गौर करें, आप देखेंगे कि इससे बहुत सी गैर ज़रूरी बातों से इंसान बच जाता है। ऐसे बहुत से मसाइल होते हैं कि जिनका वजूद नहीं होता, और ऐसे बहुत से मसाइल होते हैं जिनका वजूद तो होता है लेकिन उनका मेरी ज़ात से और आपकी ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जब आपकी और मेरी ज़ात से एक मसले का ताल्लुक़ ही नहीं है तो फिर खामखा हम क्यों उस पर अपनी एनर्जी को ज़ाया करें, वेस्ट करें। और मुमकिन है कि उस मसले और उस बात की वजह से हम नेकी हासिल करने के बजाय गुनाह कर बैठें, अपने नाम आमाल में गुनाहों का इजाफ़ा कर बैठें। तो ये बड़ा बेहतरीन ये रवैया है कि अगर वो मसला आपसे मुताल्लिक़ है और वो मसला मौजूद है और आपका उस पर राय देना और आपका बात करना उस पर लाजिम और ज़रूरी है, तो फिर ज़रूर कीजिए। अगर उस मसले का वजूद भी नहीं है और वो मसला आपकी ज़ात से मुताल्लिक़ भी नहीं, इर्रेलिवेंट मसला है, इशू है, आप खामखा उस पर बैठे लंबे लंबे दर्स दें, लंबी लंबी तकरीरें करें, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित यही फरमाया करते थे, इमाम मालिक भी यही फरमाते थे। अगर आज हम भी इस पर अमल करें तो हमारे माशरे में जो खाम खा की टेंशन है, जो खाम खा के इश्यूज़ और मसाइल हैं, उससे हमारी जान बच सकती है और हम अपने माशरे को पुरसुकून और मुतमईन माशरा हम बना सकते हैं। तो ये था आज का पैगाम। आज की खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली खबर है, तंदूर मालिकान के नर्ख बढ़ाने पर इंतजामिया खामोश। सादा रोटी 15 और नान 25 रुपए का हो गया। वज़ीर आला की सिर्फ अपने नाम पर मंसूब दिल के अस्पताल पर नवाजिशें। डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के मुस्तकिल सरबराह की तकर्री ना हो सकी। शहर में 99 नए मरीज। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मास्टर प्लान के लिए एक और एजाज। खबरें आप जान चुके हैं, इनकी डिटेल्स की तरफ आएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, राउदुल शाद हुसैन साहब और रिजवान साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आप? जी अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। अच्छा जी, आ जाते हैं आज की पहली खबर की तरफ। और तंदूर मालिकान के नर्ख बढ़ाने पर इंतजामिया खामोश है। सादा रोटी 15 और नान 25 रुपए में, और हमारे इलाके में नान 27 रुपए का मिल रहा है।
सेकेंडली मौसम तब्दील होता जा आप रहा है। पोश एरिया में रहती है ना, इसलिए वो वहाँ पे राव साहब आप भी उसी जाहिर है, पोश एरिया में रहते हैं वैसे तो। जाहिर है वहाँ पर तो अपने मनपसंद जो नरखनामा है वो भी लगा दिया जाता है, लेकिन आप हम जैसे गरीब लोगों की जो जो गुंजान आबादियों की बात करें, वहाँ पर अब 25 रुपये का नान है, हमारे लिए तो मसला ज़्यादा है। शहर में हर किसी का अपना रेट है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का, और जिसका जो दिल करता है वो रेट। ये बड़े अरसे से जो है खबर के मुताबिक जो है 15 रुपए की रोटी और 25 रुपए का नान कर दिया गया। मुझे नारा याद आना शुरू हो गया सोशल मीडिया पर, जब इमरान खान साहब आए थे तो हमने देखा था मीम्स की सूरत में लोग डिफरेंट चीजें कहते थे, अब तो उससे भी आगे बात चली गई है। बिल्कुल ऐसे ही 10 की रोटी 15 में नान, बिल्कुल ऐसे ही। अब राव साहब ने तो बता भी दिया। जी ऐसे ही है कि हर किसी का अपना रेट है। आप किसी भी गली मोहल्ले के दूर पे चले जाएं, वहाँ पे जो उनका दिल करता है वो वसूल कर लेते हैं। और ये बड़े अरसे से जो है 15 रुपए की और 25 रुपए का नान जो है फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पे जो नान रोटी एसोसिएशन है उसकी जानिब से ये रेट बढ़ा दिए हैं। और खबर के मुताबिक राव साहब की खबर है कि डीसी की तरफ से जो है मुकम्मल इस पर खामोशी है, और जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है जिसने इस पर चेक रखना है, आज खुद ही रेट बढ़ा दिए गए उनकी तरफ से। किसी किस्म का जिस कोई तरह से सूबे में अगर पंजाब हुकूमत की रेट नज़र नहीं आती ना किसी भी जगह पर, मासवाए गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रेट भी किसी मुकाम पर नज़र नहीं आती। अब ये लाहौर की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जो प्राइस है हमेशा, अच्छा, अगर थोड़ी सी मंतक समझा दे। प्राइस देखे आटा नायाब है, आटा नहीं मिल रहा, मुझे समहाउ ये लोग भी राइट पे लगते हैं राव साहब, अगर वो कीमतें बढ़ा रहे हैं। कल जब इसके बैनर्स लगे मुख्तलिफ तंदूरों पर तो इसको खुद से चेक किया और फिर बात भी की उनसे कि आखिर क्या वजह हुई। वजह असल में ये हुई कि आपने इसकी जो सब्सिडाइज्ड आटा मिलता था वो बंद कर दिया। जब वो बंद होगा तो ऑब्वियसली रोटी का रेट बढ़ेगा। लेकिन मैं वो बात पहले कर लूँ कि शहर की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 5 रुपये यकमुश्त रोटी की कीमत और 7 से 10 रुपये नान की यकमुश्त कीमत जो है वो बढ़ी हो। हमेशा बढ़ती ज़रूर थी। सरकारी रेट 10 रुपये अगर है तो 12 रुपये में रोटी, या जब 6 रुपये था तो 8 रुपये में। तंदूर मालिकान का क्या कहना है, मुझे पहले वो बता दें। इसमें वो ये कहते हैं कि 7,000 रुपये की जो फाइन आटा की बोरी थी वो मिल रही थी, अब जिसकी कीमत 9,500 से तजावज़ कर चुकी है। अब यही सिर्फ यही नहीं है, उसके अलावा एलपीजी को आप एलपीजी की जो कीमतें वो देख लें, और फिर बिजली के बिल उनको भी आते हैं, वो भी बेचारे पंखा चला के खड़े होते हैं, वो भी ज़ाहिर है उन्होंने इस्तेमाल करने लिए। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। इसमें हो ये रहा था कि सब्सिडाइज्ड आटा दे के इनको रोका गया था कि 10 रुपये तक आपने रोटी फ़रोख्त करनी है। इन तक आटे की सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा था आज से 2 माह कबल। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट था सब्सिडाइज्ड आटे वाला, ये 19 सितंबर को ख़त्म हुआ, और उसके बाद 490 रुपये का जो आटे का थैला था 10 किलो का, अब वो 655 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। आप खुद अगर अंदाज़ा लगाएं तो इसमें तंदूर मालकान की या नान बाई एसोसिएशन की मुझे नहीं लगता कि इनका कोई इसमें अमल दखल है। ऑब्वियसली ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर आप 100 ग्राम की रोटी चाहते हैं तो फिर आप को मार्केट के मुताबिक ही करना पड़ेगी। जब हर चीज़ महंगी है तो ये तो नहीं हो सकता कि उनको 15 रुपए की रोटी कास्ट करे और वो आपको 10 रुपए की वो फरोख्त करते जाए। ऐसे तो ही है। और एक और चीज़ जो है, हमारा जिस इलाके को राव साहब ने पोश इलाका का, उस पोश इलाके में रात 9 बजे गैस बिल्कुल चली जाती है। सो रात का खाना आप बहुत भी जल्दी खा लें तो नॉर्मली घरों में 8-9 बजे ही खाया जाता है, जब बाकी सब लोग घर आ जाते हैं, फैमिली के मेंबर सब लोग पूरे हो जाते हैं। नॉर्मली गेस्ट भी आपके शाम के टाइम ही आते हैं। सो अब तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आगे जाके आप किसी की मेहमान नवाजी कर सके। गैस आएगी तभी आप चाय का एक कप किसी को पूछ सकेंगे। रिजवान साहब, लोगों के बोझ पे कितना असर पड़ेगा जब ना गैस आएगी ना रोटी पक सकेगी? आपके पास ऑप्शन होती है ना, फिर आपने तंदूर पे जाना है, तो एक फैमिली में 6-7 अगर लोग हैं तो आप रोटी नान तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब देखें बड़ा मुश्किल हो गया, हर चीज़ जो है वो कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई। लोग, आपने देखा होगा पिछले दिनों में कई ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट जो हैं वायरल हुई कि लोगों ने अपनी घरेलू अशिया बेची हैं अपने बिल्स देने के लिए, अपने बच्चों की फ़ीसें देने के लिए,
ख़वातीन ने जो है वो ज्वेलरी थोड़ी बहुत जो है वो ऐसी कई पोस्ट हैं जो एक वो एसेट वायरल के होती तौर पर खवातीन रखती वो हैं। रखी होती हैं बैकअप के तौर पे कि अगर कभी, वैसे तो ख़वातीन इस हवाले से बड़ी सेंसिटिव होती हैं, वो नहीं अपनी चीज़ जो है वो बेचती, लेकिन फिर भी अगर हालात ऐसे आ जाएं कि आपका गुजारा ना हो रहा हो तो ज़ाहिर है खाना तो है, बच्चों को खिलाना तो है कुछ ना कुछ। तो अब मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से ये नौबत आ गई है कि लोग अपनी घरेलू अशिया बेच के जो है गुजर बसर कर रहे हैं। इतने बिजली के बिल्स, फिर उसके अलावा अशियाए ख़ोरोनोश की कीमतों पे कोई चेक नहीं है, फिर सैलाब का फैक्टर है कि चीज़ें जो सब्ज़ियाँ उधर से आती थीं वो चूँकि पूरी फसलें तबाह हो गई और उसके बाद जो है वो कोई इम्पोर्ट भी उस तरह से नहीं हुई, जिसकी वजह से सब्जियों के रेट्स जो हैं वो भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। तो ये बड़ा मुश्किल है और हुकूमत की तरफ से सब्सिडी का कोई प्लान जो है वो नज़र नहीं आता कि किस तरह से लोगों को। हमें ये पता चल रहा है कि आगे आटा नहीं मिलना, मजीद सूरत हाल। अब देखिए 1295 रुपये 20 किलो के आटे का थैले का रेट मुकर्रर किया पंजाब गवर्नमेंट ने, लेकिन 1295 आप ले जाएं, आप 1300 रुपये भी ले जाएं या आप 1350 में भी बड़ी मुश्किल से आपको आटे का थैला जो है वो मिलेगा, मुयसर तो होगा, लेकिन जो नरखनामा है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो ये होता क्यों है सारा कुछ? ये होता इसलिए है कि कमज़ोर हुकूमती रिट। अब कल मैं जब बात कर रहा था तो आपने वो शायद उसके जो लोगों की बात है वो आपने शायद इस पैकेज में से नहीं कैरी की। उसमें लोग बात क्या कर रहे हैं? लोग ये बात कर रहे हैं कि आप जो पंजाब असम्बली का इजलास है उस पर तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन आवाम की सब्सिडी, ख़ास तौर पर तंदूर के हवाले से जो सब्सिडी थी, कम से कम उसी को रहने देते तो कम से कम रोटी का रेट जो है वो ये ना बढ़ता और रोटी लोगों को मिलती रहती। ये लोग कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं जिनकी ऑलरेडी जो बिल भारी भरकम बिलों के मारे हुए हैं, उसके अलावा हर चीज़ में जो उसकी कीमतें हैं उसमें वाज़िया फ़र्क आ चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में कमज़ोर हुकूमती गिरफ्त और फिर कमज़ोर इंतज़ामिया की गिरफ्त की वजह से, कमज़ोर रिट के ना होने की वजह से इस तरह की सिचुएशन का सामना है। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है डे बाई डे। हम देख रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे, वो गली मोहल्लों में जाके परचून वाले को तो उसकी 4 तस्वीरें बना के इंस्पेक्शन करके उसको 30,000 का जो बिल है वो दे देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि इसके पास ये चेक नहीं होगा कि इसके पास आटे की सप्लाई जो है उसको किस तरह से इंश्योर करना है कि वो उसके पास आटा पहुंचे तो सही, जो सरकारी निरखनामे वाला आटा है जिसको वो पहुंचे तो सही, पहुंचेगा तो वो बेचेगा ना, पहुंच ही नहीं रहा। तो इसी तरह से बस ना होने के बराबर है जो इंतजामिया की रेट है। खबर को वाइंड अप करने नाकामी किसकी है? नाकामी ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसकी वजह से ये सारा कुछ होने जा रहा है। इसको मैनेज नहीं किया जा सकता था, मुझे बताएं। और फिर 15 रुपए की रोटी होगी और उसके बाद अच्छा जी, कोशिश करते हैं हमने ब्रेक की तरफ जाना है। राव साहब, डीसी साहब का मौके बेस पे जानने की कोशिश करते हैं, रास्ता हो पाया तो उनसे जानेंगे हम कि फिर किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा। अगर आगे गैस नहीं आती है, अब जो कि बिल्कुल वाजे है कि आगे गैस नहीं आनी है क्योंकि है ही नहीं, शायद सिप्रा साहब ने बताया कि हालात बहुत ज़्यादा आगे ख़राब होंगे, तो फिर आम आदमी किस तरह से गुजर बसर करेगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर हमारे पास है जी, आपके साथ शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आला की खुद से मंसूब हस्पतालों पर नवाजिशात, PIC में 270 पोस्टें खाली हैं। हमने ये देखना है कि शहर के कौन कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर लोड ज़्यादा है, जहाँ पर आपको या तो आसामियाँ पुर करने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी हैं। फिर इसके साथ साथ जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जो है वहाँ पर फैसिलिटीज़ देनी है, लेकिन मैं सिर्फ फैसिलिटीज़ की बात कर लूँ वही नहीं है, एक्स्ट्रा तो एक अलग बात। अब वैसे PIC की इमरजेंसी में कभी आपको जाने का इत्तेफाक हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अच्छा, मेरा तो जब भी कभी इसी तरह किसी की इयादत करने, व्हील चेयर पे लोगों को इलाज कराते देखा, व्हील चेयर्स पे, बेंचेस पे। अभी PIC की इमरजेंसी स्टेट ऑफ द आर्ट नई इमरजेंसी बनने के बाद ये हालात हैं, और इसका मतलब है कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और जब पेशेंट्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए आपको वसाइल भी ज़्यादा दरकार होंगे, उनके लिए आपको जो स्टाफ है जिसमें पैरामेडिक्स या डॉक्टर्स की किल्लत है उसका भी ख्याल रखना है। लेकिन मजाल है कि पंजाब गवर्नमेंट को गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के अलावा
या वज़ीराबाद के जो PIC है उसके अलावा कोई और जो हस्पताल है वो नज़र भी आता हो, यहाँ से दिन रात वज़ीर आला पंजाब गुजरते ज़रूर हैं, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मजाल है कि जाके इनका जो इनकी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं PIC में, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, क्या इसको भी लुक आफ्टर करने की कभी कोशिश करेंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा, क्योंकि मुसलसल 220 पोस्ट खाली हैं पंजाब। डॉक्टर्स नर्सेज के लिए मुख्तलिफ सीटों पर 607 सीटों में से सिर्फ 244 रेगुलर अफराधी तैनात किए जा सकते हैं। प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर की 9 सीटें खाली हैं। सो ये वो सीटें हैं मेरे ख्याल से जो बहुत अहम है और इन पर ज़रूरी नहीं समझा जा रहा। होता वहाँ पे क्या है कि अगर खुदा न खास्ता कोई वहाँ पर किसी को कोई मसला हुआ है दिल का, तो अगर उसके बाईपास की ज़रूरत है तो उसको पता कितना टाइम मिलेगा? आपके इल्म में है वैसे ही? नहीं, उसको कम से कम 6 से 9 माह का वक्त मिलेगा, और उस दौरान अल्लाह ताला रहम करे उस जिसको बाईपास की ज़रूरत है, जिसको बाईपास, जिसका फौरी जिसकी सर्जरी होनी है, उसको वक्त मिलेगा रिजवान साहब 6 से 9 माह का। और आप अंदाज़ा लगा लें कि ये है हमारी तवज्जा। और अभी मैं खबर एक गुजर रही थी कि सिर्फ एक हल्का जो है मोनसलाई साहब का जो N69 है, उसके लिए 30 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी जा रही है, सिर्फ एक हल्के। और अभी मैंने ये भी सुना है कि वज़ीर आला सिर्फ के एक हल्के के लिए। और मुझे लगता है कि गुजरात और मंडी बहादुर एक अलग से कोई सूबा है, वो प्रोविंस विद इन प्रोविंस वाली सिचुएशन है। वैसे तो सूली तौर पे ना जो छोटे शहर हैं, सॉरी आपका शहर है, मेरा शहर भी आपका शहर है, तो और राव साहब ने जिस तरह बात की, अगर छोटे शहरों में जो आपके THQs हैं, DHQs हैं, या वहाँ पे अगर जिस तरह PIC वहाँ पे एक कार्डियोलॉजी सेंटर काम कर रहा है, वज़ीराबाद के अंदर हॉस्पिटल है, तो ये एक गलत रिवायत ज़रूर है कि उसको पिछले दौरे हुकूमत में भी चलने नहीं दिया गया, क्योंकि उस पर टैग था कि ये साबिक वज़ीर आला, जब ये साबिक थे चौधरी परवेज़ इलाही, तो इनके दौर में बना, तो क्रेडिट ये ना ले दें। तो मैं समझता हूँ कि छोटे शहरों के हॉस्पिटल्स को एम्पावर ज़रूर करना चाहिए, ताकि बड़े शहरों पर बर्डन कम होगा, ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनको वहीं पे फैसिलिटीज़ मिलें, वो शहरों का रुख ना करें। फिर ये है कि ये अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है खुदा ना खास्ता, तो इतनी दूर से लेके उसे लाहौर तक आना, ये बड़ा तकलीफ दे हमारा। रोड्स के हालात आपके सामने हैं, फिर आप देखते हैं ट्रैफिक का कंजेशन है और ढेर सारे मसाइल हैं। छोटे शहरों में जो हॉस्पिटल्स हैं उनको एम्पावर करना चाहिए, बल्कि जो देही मराकज़े सेहत हैं और छोटे देहातों के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी अगर डॉक्टर्स अवेलेबल हों और वहाँ पे सहूलियात बराए नाम तो होती हैं, लेकिन उनके लिए होती हैं जो उस इलाके के MPA की पर्ची पे आता है या MNA की पर्ची के साथ आता है, या उस इलाके के किसी बड़े आदमी के साथ जुड़ा होता है, उसकी सिफारिश आती है तो उसको अंदर से मेडिसिन भी मिल जाती है, उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है, जो छोटे सिविल हॉस्पिटल हैं या देही मराकज़ सेहत हैं। बाकी आम आवाम जो है उसने हर चीज़, हेल्थ से लेके एजुकेशन तक हर चीज़ परचेज़ करनी है, और अगर वो सरकारी हॉस्पिटल का रुख करते हैं, आप PIC की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, PIC ये असूली तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही का क्रेडिट था कि चौधरी परवेज़ इलाही के साबिक दौर में PIC बनाया गया, इसकी ज़रूरत थी, एक स्पेशलाइज्ड जो है वो हार्ट का हॉस्पिटल होना चाहिए था, ये उनका क्रेडिट था। लेकिन हुआ ये कि अब उनका जब दौर चल रहा है, जब वो वज़ीर आला पंजाब हैं दोबारा से, तो अब इसको नज़रअंदाज कर दिया गया। इतनी ज़्यादा सीट्स वहाँ पे खाली हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 4 सीटें हैं, वो चारों की चारों खाली हैं, इसी तरह बाकी सीटें भी खाली हैं, जिसकी वजह से अगर एक बर्डन जो है वो 100 पेशेंट्स को, एक डॉक्टर जो है 100 पेशेंट्स को देखेगा, तो वो किस तरह देखेगा, उनको किस तरह तवज्जो दे पाएगा, उसमें चिड़चिड़ापन उसमें लामहला तौर पे आ जाएगा। फिर वो बैठे होते हैं अंदर और बाहर स्टाफ को कहते हैं कुंडी लगा दें और कहें कि डॉक्टर साहब चले गए। आप सुबह 8 से लेके 12 बजे के भी तो है ना, आप देखिए कितना आप बोझ डाल सकते हैं। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की ड्यूटी नॉर्मल वहाँ पे इमरजेंसी में होती है, और इमरजेंसी में जो पेशेंट्स की तादाद है वो आप कभी मुलाहिजा फरमाएं तो आपको पता चलेगा कि अफसोस की बात ये है कि जी आपकी तालीम है, आपकी सेहत है, इस पे भी आप सियासत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किसके नाम की तख्ती कहाँ लगी है, उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिए जी, परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं विफाक ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 1 पाई तक नहीं लगाई है। मतलब आप दूसरों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, आपके अपने पंजाब के हालात क्या हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर ही रहे हैं। राव साहब, अच्छा, सैलाब मुतासरीन के हवाले से ये बड़ा अच्छा मैं स्टेटमेंट में देख भी रहा था, तो जो वज़ीर आला के रिलीफ फंड में जो रकम आई है और जो 2
जो टेलीथॉन्स की हैं इमरान खान साहब ने, जो 10 अरब का दावा किया जा रहा था, वो कहाँ है? वो कहाँ लगे हैं? वो आए भी हैं या नहीं आए हैं? वो तो पहले रिकॉर्ड चेक करवा लें। अगर आए होंगे तो फिर आप बात करेंगे ना फेडरल गवर्नमेंट की। फेडरल गवर्नमेंट ने इस वक्त क्या करना है? फेडरल गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मैनेज कर रही है कि जो लॉसेस हो चुके हैं उनको किस तरह से अब वापस करना है। और उसके बाद फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके तहत लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। और ख़ुद मैं इंटीरियर सिंध में चूँकि ये कवरेज सारी करके हैं तो वहाँ पे लोगों को पैसे मिलना शुरू हुए हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप किस मर्ज़ की दुआएं, क्या आपको मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के अलावा कुछ चीज़ नज़र आ रही है? आपको तो उसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। आपकी बिल्कुल नाक तले आप GOR के बाहर निकलें तो PIC है, वहाँ पर मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं। तो बाकी THQs या DHQs की हमने क्या बात करनी है? वो तो उसकी तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ऐसे में जो आप पैसे ले रहे हैं, जो आप पैसे ले रहे हैं, जो अभी एक फ़ोटो भी आपको नज़र आएगी, 30 लाख रुपए का चेक भी वसूल कर रहे हैं, जो आपने खुद से पैसे लिए हैं वज़ीर आला पंजाब रिलीफ फंड में, उन पैसों को कहाँ खर्च किया है? उनके लिए 2 आपके डिस्ट्रिक्ट मेजर हिट हुए हैं, डेरा गाजी खान और राजनपुर। और वहाँ पे सिंध के मुकाबले में अगर आप देखें तो सिंध तो मुकम्मल तौर पर उसके तमाम जो 23 डिस्ट्रिक्ट हैं वो वहाँ पर ज़ेरे आप आए हुए हैं। और उसके मुकाबले में कहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट, तो पहले ये तो पूरे कर लें। आप 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने के पैसे आपको चाहिए? ऐसे ही इनको पहले खर्च कर लें। जो आपके पास पड़े हुए वो आप खर्च कर नहीं रहे और आप वफाक से भी मांग रहे हैं। अब वफाक को ऑब्वियसली वफाकी हुकूमत को भी ये ख्याल करना चाहिए, अगर पंजाब हुकूमत की कोई ज़रूरत है तो उसको पूरा करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को भी। और कत्ता नज़र इससे कि पार्टी कौन सी है, वज़ीर आला कौन है, फेडरल गवर्नमेंट को इस इम्तियाजी सलूक से बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल ऐसी तरह जिस तरह वो सिंध को फेडरल गवर्नमेंट या बलूचिस्तान में जो पैसे खर्च कर रही है, उसी तरह से KPK में भी करने चाहिए और पंजाब में भी फेडरल गवर्नमेंट को जरूर फंड्स खर्च करने चाहिए अगर हैं तो इसमें कोई आर नहीं होना चाहिए। और इस तरह का गिला भी जो है वो ना हो, इससे बचने के लिए भी। और फिर ये फेडरल गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है सारों को साथ लेके चलें, सारे यूनिट्स को साथ लेके चलें। तो मैं नहीं समझता कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट को कोई इम्तियाजी सलूक करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो ज़रूरत हो इस्तात के मुताबिक वो ज़रूर फेडरल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट को दे। रिजवान साहब क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? अब देखें, गवर्नमेंट से ज़्यादा जो है ना मुखय्यर खदरात और जो ऐसी तंजीमें थी, बिल्कुल आपने सही कहा, उन्होंने बेहतर काम किया और लोगों ने उन पर एतमाद भी किया। आप देखें कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जिस तरह राव साहब ने बात की, खान साहब ने टेलीथॉन एक ट्रांसमिशन की और उसमें लोगों ने पहले ही जब उन्होंने दावा किया कि जी 5 अरब हमने 500 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, वो सारी चीज़ें असल में तो आपने देखनी है रिसीट्स, अकाउंट में कितने पैसे आए। किसी ने कॉल की, उसने कहा जी हाँ साहब आपकी वजह से मैंने 20 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, आपकी वजह से मैंने 50 करोड़ दे दिया, साथ वाले कमरे से और वो पैसे पता नहीं लगा गए किधर हैं, क्योंकि वो पैसे शायद कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ एक माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए एक वो ट्रांसमिशन थी। और प्रैक्टिकली तवज्जो भी नहीं है इस काम पे, वो आ भी गए तो वो जलसों भी खर्च होने। आप प्रैक्टिकली जो है वो जो तंजीमें ऑलरेडी काम कर रही हैं, हाँ वो अखुवत है, हाँ वो खिदमत फाउंडेशन है या बाकी तंजीमें थी, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में काम किया और लोगों ने उन पर एतमाद भी किया। हम लोगों ने उनके कैंप्स कवर किए, लोग आते थे और फैमिलीज आ रही थी और छोटे छोटे बच्चे आके जिन्होंने पॉकेट मनी से चीज़ें अपने पैसे जोड़े होते थे वो आके वहाँ पे दे रहे थे। चूँकि लोगों का गवर्नमेंट पे एतमाद नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो सियासी जद्दोजहद में और लड़ाइयों में उलझी हुई है और वो नहीं देखते कि एक नेशनल काज है और एक आम शहरी मुतासर हुए हैं, आम देहाती तबका जो है वो मुतासर हुआ है, लोगों के घर बह गए हैं, लोगों के माल मवेशी, बाज़ फैमिलीज़ पूरी जो हैं वो सैलाब की नज़र हो गई हैं। तो उसकी अब जो फेज़ चल रहा है बहाली का कि उस तो वक्त बेचारे लोगों के पास घर नहीं है, बीमारियां, लोग जो हैं वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। रिजवान साहब ब्रेक का मुझे कहा, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। खबर है जी, डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के मुस्तकिल सरबराह की तकर्री नहीं हो सकी है। 99 नए मरीज जो हैं वो पता चले हैं जी, उनमें ऐड हुए नए मरीजों में और फिर अद्वियात भी नायाब हैं। राव साहब देखिए, आप सरबराह की तैनाती की बात कर रही हैं, अभी इस वक्त डेंगू सीज़न पीक पे है
अभी हमारे ऑफिस में भी ज़ाहिर है स्प्रे वगैरह हुआ है तो उसका पूरा इम्पेक्ट है। और ऐसी सूरत हाल में हो क्या रहा है कि जो डेंगू वर्कर्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं किया जा रहा। हर 89 डेज़ के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होना। और उनकी तादाद पता है आपको कितनी? 80 उनकी तादाद है 6100 जिनका कॉन्ट्रैक्ट। ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये है हमारी प्रायोरिटी कि डेंगू का सीज़न पीक पर है और इसको ये स्पाइक ईयर कहा जा रहा है। डेंगू पेशेंट्स को फारिग करने की भी बात की जा रही थी और इनको फारिग कर दिया गया है अब। अच्छा। और जिसकी कोई सिफारिश अब है उसको रीन्यू जो है वो किया जा रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट। और उसके अलावा और ये वर्बल डायरेक्शन पे किया जा रहा है। ये है संजीदगी हमारे यहाँ डेंगू से निपटने के लिए, जबकि डेंगू पीक पर है इस वक्त। हर रोज़ पेशेंट से हर घर में आपको हर दूसरे घर में आपको पेशेंट्स रिपोर्ट होते हुए नज़र आएंगे। डेंगू लार्वा अभी तक जो सरकारी फिगर्स हैं कोई 2 लाख मकामात से डेंगू लार्वा अभी तक आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जिसको तलफ करने का दावा किया जा रहा है। और ऐसी सूरत हाल में ना सरबराह है और ना नीचे स्टाफ है, तो फिर काम किससे करवाना है? फिर अफगानिस्तान की फोर्स को बुला लें, वो अफगानिस्तान से रजाकारों को बुला लें या ईरान से कोई रजाकार बुलवा लें, वो आके काम कर दें आपका। बिल्कुल। और ना आपके तो घरों में कोई ये तो संजीदगी का आलम है। अब एक इदारे का सरबराह नहीं है अगर, तो वो किस तरह से, यानी ये ऐसी है कि आपने टीम को भेजना है लेकिन टीम का कप्तान नहीं जाएगा ग्राउंड में खेलने। अद्वियात नायाब हैं रिजवान साहब। आप देखें, एक तरफ तो डेंगू वर्कर्स का जिस तरह राव साहब ने बताया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जा रहा, सरबराह नहीं है खबर के मुताबिक, और दूसरी तरफ शहर में पैनाडोल नहीं है। पूरे पंजाब में आपको पैनाडोल नहीं मिल रही। डेंगू के केसेस कल भी 99 नए केसेस रिपोर्ट हुए और अमवात भी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से इस पर संजीदगी से कोई काम नज़र नहीं आ रहा। गवर्नमेंट जो है उसकी गर्ज पंजाब में सिर्फ यही है कि असम्बली का सेशन जो है वो चलता रहे, ताकि उन्हें मराहत और जो सहूलियात वो चलता रहे, ताकि उनकी गवर्नमेंट को जो है वो कोई ख़तरा ना हो, कोई गवर्नमेंट, ताकि गवर्नर जो हैं वो कहीं एतमाद का वोट लेने का ना कह दें, ताकि वो तसलसल जो है वो टूटे ना। लेकिन डेंगू के रोज़ाना ही केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आप सरकारी दफातर में बैठे होते हैं पंजाब के, शायद राव साहब ने भी ये एक्सपीरियंस किया हो। अक्सर औकात आपको ना दफ्तरों में बैठे हुए मच्छर जो है वो आके नजर आता है कि डेंगू वाला मच्छर जो है। मैंने प्रोग्राम किया था डीजी हेल्थ के ऑफिस में, लार्वा मौजूद था। अब जिन्होंने लार्वा पीछे रह के जाएगा। हालात बड़े अबतर हैं, लेकिन उस पर गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। और जो पैनाडोल की शॉर्टेज का खबर के मुताबिक जो रीज़न है कि खाम माल जो है पैनाडोल का, जहाँ से पैनाडोल तैयार की जाती है, वो खाम माल आलमी मंडी में महंगा हो चुका है और डॉलर के रेट्स बढ़ने की वजह से भी पैनाडोल अब कंपनीज ने प्रोडक्शन कम कर दी है। जितनी खपत है यहाँ पे, जितनी पैनाडोल चाहिए, खबर के मुताबिक 50 लाख से ज़्यादा टैबलेट है जो कि यहाँ पे इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि पैनाडोल तो एक टेबलेट है, लेकिन इसका जो फार्मूला है वो पैरासीटामोल का है। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि सिर्फ पैनाडोल ही खानी है, उसके लिए आप दीगर अद्वियात भी हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। न्यूब्रल आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें मेरी तरह होते हैं आप नाम से ज़्यादा एग्जैक्टली वो बहुत ज़्यादा एक है कि किसी को पैनाडोल नहीं है, हालांकि वही फार्मूला कालपोल में भी है, वही फार्मूला एरिनेक में भी है, वही फार्मूला बहुत सारी ऐसी है। ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट लोगों को गाइड करे। आपने इस पे कोई गवर्नमेंट के लेवल पे कोई इश्तहार आया हो कि भाई अगर आपको पैनाडोल नहीं मिल रही तो पैरासीटामोल का जो फार्मूला है इन टेबलेट्स में, इन कंपनियों में वो है, लेकिन आपके सामने ही है। यहाँ पैनाडोल की खपत अब रेट बढ़ाया, उसका रेट बढ़ाने के बावजूद दस्तयाब नहीं है। तो इसमें हर सतह पर नेग्लिजेंस जो है वो रिपोर्ट हो रही। खैर, अब यहाँ तो नाज़रीन यही हालात चलते रहने, चाहे वो डेंगू कंट्रोल के हवाले से, चाहे वो अद्वियात की फरहमी के हवाले से, चाहे वो हस्पताल में सहूलियात के हवाले से। आई डोंट नो वो किसने ठीक करने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस होंगी, ब्रेक और फिर शो में आएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम का ये हिस्सा नाज़रीन कुछ डिफरेंट भी है, कुछ स्पेशल भी है। वो इस तरह से कि आप हमारे सिटी 42 पे प्रोग्राम देखते हैं जी सरफराज साहब शाह के साथ एक नशिस्त जिसमें कासिम अली शाह साहब भी मौजूद होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें गुफ्तगू की जाती है और हमेशा इस शो को जब लेके चला जाता है कोई ना कोई पैगाम, कोई ना कोई खैर का पैगाम आप तक पहुंचाया जाता है। सो इन्हीं तमाम शोज़ को लेकर एक किताब बनाई गई है, 40 इल्मी नशिस्तें, जिसको नाम दिया गया है। मैं एक दफ़ा आपके साथ जो है वो बुक शेयर भी कर देती हूँ जी। हमने इस किताब से रिलेटेड भी बात करनी है, इस प्रोग्राम से रिलेटेड भी बात करनी है,
मकसद क्या था इसको किताब की सूरत में लेकर आने का, वो भी हमने पूछना है। हमारे साथ बहुत ही हमारे मोहतरम मेहमान मौजूद हैं। कासिम अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बहन, क्या हाल चाल है? अल्लाह का बेइंतहा शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, प्रोग्राम तो हमारे बहुत सारे नाजरीन देखते हैं, फीडबैक भी हमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है, बुक की सूरत में लेकर आने का ख्याल कैसे आया? अच्छा, ये देखिए कि अल्लाह ताला का जो बड़ा करम और एहसान होता है वो ये होता है कि आपका जो काम है वो बड़े लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए, या आपके काम को फिर फॉलो किया जाए, उसको कॉपी किया जाए, उसको अप्रिशिएट करें। कुछ लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन हो, कुछ लोगों के लिए वो गाइडेंस हो। ये बारिश है ना, इसको अल्लाह का फजल और करम कहा गया। आपको हदीस में भी मिलता है कि अल्लाह बड़ा राजी होता है तो बारिश बरसा देता है। और हमारे कह लीजिए जो विजडमफुल लोग हैं वो भी बारिश को अब्रे रहमत का वर्ड है। मेरी किताब है अब्रे मुसलसल, यानी कि जो लगातार बारिश है वो भी किसी न किसी शक्ल में एक इनाम बन जाती है। पानी के साथ जिंदगी जुड़ी हुई है। वो पानी जो आसमान से गिरता है ना, वो खेत लहलहाते हैं, ज़मीन पे गिरता है, वाटर लेवल बेहतर होता है, किसी चींटी के मुंह में भी जाता है, चिड़िया के मुंह में भी जाता है, और वो पानी कितनों के लिए वो एक सोर्स बन जाता है लाइफ का। कहीं पर वो पानी बहता बहता नदी नालों से खेतों तक आता है, खेतों से होता हुआ वही पानी किसी के मुंह में जाता है, प्यास उसकी बुझा देता है, वही पानी चलते चलते दोबारा समुंदर वासिल होता है, फिर दोबारा वो बादल बनते हैं। और वो सारा एक मैकेनिज्म, लाइफ का मैकेनिज्म, वो बादल कहाँ बनते हैं, कहाँ उड़ते हैं, कहाँ बर्फ पड़ती है, कहाँ वो मेल्ट होती है, और वो पूरा कुदरत का लाइफ का इकोसिस्टम बनता है। जो सिविलाइजेशंस हैं उसकी तारीख ये बताती है कि दरियाओं के गिर्द बस्तियां बनी, और वो जो बस्तियां थी अगर दरियाओं ने अपने रास्ते मोड़ लिए तो बस्तियां वहां से खत्म होगी, क्योंकि लाइफ वहां नहीं रही, पानी के साथ लाइफ जुड़ी। जो रहमत फजल है वो भी एक बारिश की तरह, और हदायत भी एक अल्लाह की तरफ से एक बारिश की तरह होती है, अब्रे मुसलसल ही होती है, रहमत बारही होती है, और उसमें आपके लिए कितने खैर के पहलू बन जाते हैं। अल्लाह कहता है हदायत मेरी तरफ से, ये अल्लाह के खजानों में से बड़ा जो खजाना है, बड़ा जो इनाम है वो हदायत की शक्ल में। आज मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि हम इस प्रोग्राम को हदायत को डीकोड करते हुए इसके साथ जोड़ें। हदायत जो है, हमने समझ लिया कि प्राइस बॉन्ड का नंबर मिल गया और प्राइस बॉन्ड निकल आया, और प्राइस बॉन्ड निकलने के बाद हमने बड़ा सा घर बना लिया और उस पर लिख के लगा लिया हाजा मिन फजल रब्बी। हम अल्लाह के फजल को एक घर तक, गाड़ी तक, अपने बैंक बैलेंस तक क्यों महदूद करें? अल्लाह का कितना बड़ा फजल होता है कि आपका आज का कदम आपको जन्नत में लेके जा रहा है। आप पे कितना अल्लाह का बड़ा करम होता है। कुरान की आयत है जिसका मफहूम ये है, अल्लाह कह रहा है मुकम्मल कामयाब वो हुआ जो जहन्नुम से बच गया और जन्नत में दाखिल हो गया। और जन्नत में जाना और जहन्नुम में जाना तो वहां पर है, उसका कदम यहाँ पर होता है कि आपका एक एक कदम, एक एक अमल वो चलते 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 आखिरकार किसी। मैं चंद दिन पहले किसी दोस्त को मैं एक बात समझा रहा कि मेरा जो सेलफोन है, मेरा जो यूफोन का नंबर है, मैं नाम इसलिए ले लेता हूँ, जब नया नया यूफोन आया होगा तो तब से मैंने लिया, 21 साल गुजर गए, मेरा यूनिवर्सिटी का ज़माना था, मैं वो बंदा हूँ जिसने नंबर नहीं आज तक चेंज किया। तो इसमें जो सेव्ड नंबर है वो 9,500 है। तो मेरे सामने बैठे मुझे दोस्त ने कहा, यार बड़ी गैर, मैं कहा पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुराने दोस्त हैं, पुराने इलेक्ट्रिशियंस, पुराने प्लम्बर, मैं खुद बिलीवर हूँ इस बात का कि जिसके साथ पुराने लोग होते हैं वो जेंटलमैन होता है। लेकिन मैंने अगली बात उसको कही तो बेचारे की आंखों में नमी आ गई, और ये जज्बाती बात है, मैं खुद कहना चाहूँगा सुनने वालों को, इस एंगल से लाइफ को देखना चाहिए। मैं कहा ये 9,500 नंबर सेव हैं, और मेरे जनाजे पे सिर्फ 40 लोगों का ये जुमला चाहिए, बंदा जेंटलमैन था। अगर 40 कह देंगे तो मैं बख्शा गया। हम जिस दिन अपनी ज़िंदगी को इस एंगल से सोचते हैं, एक एक कदम को, एक एक लम्हा को, कि मैंने आखिरकार जाना है और अल्लाह के सामने मैंने जब खड़ा होना है और इतना सा जुमला सुनना है, वेल डन यार, बहुत अच्छा किया, ये जो ज़िंदगी थी इसको मैक्सिमम इस्तेमाल किया, लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ दी, दुआएं ली, एक एक कदम पे कोशिश की कि यार बच के चला जाए। जब आपने चिल्ला काटा तो अल्लाह इनाम क्या देगा? मुकम्मल कामयाबी की शक्ल में आपको एक इनाम मिलेगा, और वो इनाम क्या है? वो कहता है मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा, जहन्नुम की आग से बचा लूंगा। अब जिंदगी में जो हदायत है उसके सोर्स हैं, हदायत के सोर्स में एक बड़ा सोर्स गौर खोज है। अल्लाह तो हदायत देता है, देता कैसे इसको सोचना चाहिए। आज सुनने वाले सारे सोचें कि हमारी जिंदगी में हदायत कहां से आती है। बेशक की हदायत कुरान है, बेशक की हदायत सीरत है, बेशक की हदायत हदीस है। हदायत के सोर्स क्या होते हैं? जब आप गौर खोज करते हैं, इस कायनात पे गौर खोज करते हैं, इबरत पकड़ते हैं, लोगों की जिंदगी को पढ़ते हैं, माजी को पढ़ते हैं, माजी की कौमों के वाकयात को पढ़ते हैं, अपनी जिंदगी, अपने पास्ट को रिकॉल करते हैं, तो कितनी इबरतें बनती हैं। फिर आपकी जुबान से निकलता है अस्तगफिरुल्लाह, आप अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, और माफ़ी मांगने का मतलब ये रास्ता बदल लिया आपने,
आपने गुमराही के रास्ते से राह पे आ गए, गुमराही जो राह गुम हो रहा था उससे हट के राह पे आप आ गए और हदायत आपको मिलना शुरू होगी। यानी कि आपने गौर खोज किया, फिर आपने कायनात को देखना शुरू किया तो आपको उसकी वसअत का पता लगा। आपने कहा मैं कितना छोटा हूँ, मेरी क्या हैसियत है, ये खरबा साल की कायनात में 60-70 साल में लेकर आया हूँ, मेरी क्या हैसियत है। इस छोटी सी ज़िंदगी में मैंने इतने झेड़े खेड़े मसले निपटाने हैं, झगड़े हैं, मेरा क्या है तेरा क्या है, इससे लड़ाई है, ये मेरा नहीं है, इससे नफरत है, ये हमारी जिंदगी इसी के गिर्द कितने मसले हैं। जब आप गौर खोज करते हो तो आपका दिल बड़ा होता है, आपका तवक्कल बढ़ता है, फिर आप अपनी ज़िंदगी में ढूंढते हैं कि अल्लाह ने क्या क्या करम किए, अल्लाह ने कैसे कैसे गाइड किया। वो जो हम बचपन से कहानी सुनते हैं कि एक चींटी कोशिश कर रही थी और बादशाह जो हारा हुआ गार में छुपा हुआ था वो देख रहा था, उस चींटी की बार बार की कोशिश से बादशाह को मोटिवेशन मिल जाती है, बादशाह को हदायत मिलती है, बादशाह को गाइडेंस मिलती है कि चींटी अगर कोशिश नहीं छोड़ती तो मुझे तो अल्लाह ने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, मैं छोड़ दूं, मैं हिम्मत छोड़ दूं। तो सुनने वाले आज सोचें, ये छोटे छोटे मसले, ये बिल, ये रोले, ये झगड़े, ये छोटे छोटे मसलों को हम हावी कर लेते हैं। कभी इनको जरा साइड पे रखें और दूर की मंजिल के, वासिफ अली वासिफ के बकौल बड़ी मंजिल के मुसाफिर बने तो आपको पता लगता है कि हदायत ये है कि छोटे झगड़े में आई एम सॉरी कह के, यार मुझे माफ़ कर दो, अच्छा जी मेरी गलती है, और यार मेरी जान छोड़ दो, छाड़ो यार, वो जो मुमताज़ मुफ्ती साहब का जुमला था, दूर जाना है तो झगड़ा कैसा। तो आप सारे झगड़ों को छोड़ के फिर आगे निकलते हैं। अगला सोर्स जो है वो है उस्ताद और मुरब्बी और मुर्शिद। सरफराज शाह साहब के साथ मेरा एक बड़ा एहतराम का ताल्लुक है और ये ताल्लुक को 24-25 साल पुराना है। पर्सनालिटी भी रोशनी डाली। अच्छा देखिए, मैं सरफराज शाह साहब का जो मेरा जर्नी है उसके मैं कुछ पहलू बताऊं, लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं किताब लिख सकता हूं पूरी। उनकी बड़ी अनायत है, उन्होंने एक मेरे पे बड़ी जो मेहरबानी की है, मुझे बेटा बनाया हुआ है। और जब आप इतना बड़ा इंसान, एक मेरे जैसे एक आजिज़ आम से बंदे को अपना बेटा कहे, मोहब्बत से बेटों की तरह ट्रीट करे और मुझे बेटों वाली लिबर्टी दे, मैं उनसे, मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता। जो रिकॉर्डेड क्वेश्चन है इसमें तो तकरीबन 350 हैं, और रिकॉर्डेड क्वेश्चन ये 40 नशिस्तें, 70 नशिस्तें हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अच्छा। और आप जानते हैं कि 5 चैनल्स पे वो चल रही हैं, आप ही के चैनल पे चल रही हैं। और क्रेडिट गोज टू सिटी 42 एंड क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी साहब, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। बाज़ औक़ात एक ऐसी नेकी होती है जिसका सिला हमें भी नहीं पता होता किस किस शक्ल में मिल रहा है, क्योंकि नेकी में जब आप सपोर्ट करते हैं तो ये रफ़ी को क्रेडिट जाता है, ये आयशा को क्रेडिट जाता है, ये पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं और ये उसके बाद सिटी 42 चलते हैं। अच्छा, ये नहीं बताएगी मेरी बहन, मैं बताऊंगा आपको, यानी हमें क्रेडिट देना चाहिए, क्रेडिट देना। सिटी 42 पे चलते हैं, सिटी 41 पे चलते हैं फैसलाबाद, उसके बाद सिटी 21 कराची पे चलते हैं, रोही पूरी की पूरी मुल्तान की सारी बेल्ट, सराइकी बेल्ट इसको देखती है, 44 यूके पे चलते हैं, 5 टीवी चैनल्स पे ये, और बहुत जबरदस्त फीडबैक भी आता है। और ये पाकिस्तान में शायद कम ही होगा कि एक प्रोग्राम जो है वो 5 चैनल्स पे चल रहा हो। तो हमने सोचा कि जब ये 5 चैनल्स पे चल रहा है और एक याद बन रही है तो क्यों ना इसको एक किताबी शक्ल दी जाए, और हमने इसको एक किताबी शक्ल दे दी। अब मेरे सरफराज शाह साहब के साथ रिकॉर्डेड क्वेश्चन मैंने बताया आपको तकरीबन 700 हैं, जो रिकॉर्डेड नहीं है वो भी जरा सुन लें हवाल के। वो क्वेश्चंस वो हैं जो मैंने उनके साथ 1 to 1 बैठ के कैमरे की गैर मौजूदगी में, किसी रिकॉर्डिंग की गैर मौजूदगी में पूछे। अच्छा। वो भी 1000 क्वेश्चंस हैं। तो उनके हवाल जो है मैं कभी लिखने शुरू करूं, बताने शुरू करूं तो किताबें बन जाती हैं। मैं सरफराज शाह साहब से मुतासिर हुआ 90s में, मैंने मुमताज़ मुफ्ती साहब की किताब पढ़ी तलाश। तो तलाश मुफ्ती साहब की आखिरी किताब है, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। तो उन्होंने उसमें अपना एक रूहानी वाक़या लिखा कि किस तरह वो सरफराज शाह साहब से वाकिफ़ हुए और उन्हें पता लगा कि लाहौर में एक बुजुर्ग है जो साहिब कश्फ है, जिसको अल्लाह ताला ने कश्फ की जो है वो एक नेमत बख्शी हुई है। और ये प्रैक्टिकली बड़ी दुनिया इस वक्त सुनने वाले जो शाह साहब से मिले हैं वो गवाह होंगे कि वाकई शाह साहब की जो गाइडेंस है और शाह साहब का जो बताना है, अल्लाह ने उन पर कोई अता ऐसी की हुई है और वो टोटल क्रेडिट इसको अल्लाह पे डालते हैं। शाह साहब का एक बड़ापन है, वो कभी इस चीज़ का क्रेडिट नहीं लेते। वो हमेशा कहते हैं यार मैं बड़ा आम सा बंदा हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ, जो मान रहा होता है मैं आम सा बंदा हूँ वही बड़ा बंदा होता है। जो दिल से कह रहा होता है मैं बड़ा आजिज़ सा, बड़ा आम सा बंदा हूँ, वही अल्लाह ताला उसको मकाम और मर्तबा दे देता है। जो अपने आप को हकीर समझ रहा होता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। जो अपने आप को गुनाहगार समझ रहा होता है अल्लाह उसी की नेकियां लिख रहा होता है। तो ये आजी और ये जो एक दरवेशी और बेअतनाई जो बेगर्जी है वो मैंने प्रैक्टिकली अगर आंखों से देखी है तो सरफराज शाह साहब में देखी। तो जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मैं तब मुतारिफ हुआ, तब मेरा ज़माने तालिब इल्मी था 24 साल पहले। फिर चलते चलते एक लंबा सफ़र है मेरा शाह साहब के साथ, और ये आखिरी जो 5-6 साल हैं पिछले में अगर मुड़ के देखूँ तो इसमें शाह साहब की बड़ी अनायत और बड़ा कह लीजिए एक मेरे पे करम है। मेरी वीडियोस भी वायरल नहीं हुई थी तो मुझे अब ये ऑन कैमरा ये बात मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि मुझे रूहानी तौर पे एक इशारा हुआ कि मुझे कोई ऐसा फैज़ सरफराज शाह साहब से मिला है
कि मेरी बेशुमार जो मेरी तरफ से खैर है वो फैल गई है। और मैं सुबह उठ के सुबह आना सोचने लग पड़ा ये कैसे हो सकता है। मैं ख्वाब तो पूरा नहीं बता रहा, मैं सोचने लग पड़ा हाउ इट्स पॉसिबल कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और चंद दिन के बाद ऐसा होने लग पड़ा। तो मैंने फिर शाह साहब को दोबारा से वो ढूंढ के इसकी ताबीर पूछी और फिर उन्होंने ताबीर में अपना तज़किरा नहीं किया। उन्होंने कहा मियाँ तुमसे को खैर जारी होने लगी, तुमसे को फैज़ जारी होने लगा। और आइंदा दिनों में वीडियोस वो बॉर्डरलेस वायरल हो गई और वो मेरा एक बहुत बड़ा सोर्स बना ज़िंदगी में, पहचान का, शनाख्त का। मिलियन बिलियंस जो हैं वो व्यूड हो गए। और इस वक्त आप देखिए कि अल्लाह के करम और फजल से मेरा कंटेंट कितने चैनल्स पे मौजूद है। अल्लाह ने मुझे कितने टीवी चैनल्स पे काम करने का मौका दिया। इस वक्त अना तकरीबन 7 अखबारात में मेरे आर्टिकल्स छपते हैं एक हफ्ते में, 7 डिफरेंट आर्टिकल्स। ये कम ही होगा कि किसी के 7 आर्टिकल पाकिस्तान में मुख्तलिफ अखबारात में छप रहे हों। मेरी किताबें जो हैं वो पश्तो में ट्रांसलेट हुई हैं, मेरी कुछ किताबें जो हैं वो सिंधी में ट्रांसलेट हुई हैं, एक किताब फ्रेंच में कन्वर्ट हो गई है और डबिंग हो रही है मेरे काम पे। और कितनी दुनिया इस पे, अब तो छोटे छोटे लोग चैनल्स बना के मेरी वीडियोस को खुद ही फैलाते हैं। हम स्ट्राइक भी नहीं भेजते कि चलो यार नेकी का काम है, खैर फैल रही है, किसी का रिस्क जुड़ा हुआ है। अब ये शाह साहब के साथ सारी नशिस्तें, ये थोड़ा सा हमने इसको प्लान किया कि शाह साहब की पहली किताबें जो कहे फ़कीर सीरीज़ है वो रूहानियत के मौजू पे, वो प्योर रूहानियत के सारे मौजूआत है। इसमें आपको रूहानियत मिलेगी, इसमें आपको मज़हब मिलेगा, इसमें आपको आज के जो चैलेंज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज के जो चैलेंज है वो एक मॉडर्न बंदे को बेशुमार चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं, वो मिलेंगे। इसमें शाह साहब का 52 ईयर्स का कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपोजर है, जॉब्स का एक्सपीरियंस, सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ जगह सर्व करने का एक्सपीरियंस है। तो बस ये एक ताबेदार बेटा। मैंने कोशिश की कि शाह साहब से ये भी पूछा जाए कि एक इदारा कैसे चलता है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, अपनी टीम को साथ कैसे लेकर चलना है, अपने ये जो बॉस में इनसिक्योरिटी कैसे दूर की जा सकती है, मसलन वो इनसिक्योरिटी मेरे में क्यों नहीं है। तो मैंने शाह साहब से सीखा कि हमेशा अपनी टीम पे अनायत करनी चाहिए, उन पे रहम करना चाहिए, उनको टाइम पे तनख्वाह देनी चाहिए, उन पे एहसान करना चाहिए, उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। अगर वो बीमार हैं तो साथ खड़े हो जाना चाहिए। अगर किसी का बच्चा बीमार है तो ये वो क्यों बताए, आपको इत्तला होनी चाहिए कि उसका बच्चा बीमार है। तो शाह साहब कहते हैं कि अगर आप दिल जीत के चलते हैं, आपको किसी से कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, आपकी टीम आपका बाजू बन जाती है, आपकी टीम आपके साथ होती है। शाह साहब से हमेशा मैंने कुर्बानी का सबक सीखा। शाह साहब को मैंने जब भी बताया शाह साहब ये मैंने कुछ इकट्ठा कर लिया, मैं क्या करूँ, शाह साहब ने कहा कुर्बानी दे दो। शाह साहब के साथ कई वाक़यात हैं जो वायरल हुए हैं। एक वाक़या मैं पहले भी टीवी किसी चैनल पे सुना चुका हूँ और वो मिलियंस ने उसको सुना। ये वाक़या पुराना है 2016 का। मेरा जो बेसिक कह लीजिए तब एक ब्रेड एंड बटर का सोर्स था वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग थी। और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बड़ा एक हवाई सा बिजनेस है। आपको किसी ग्रुप ने, किसी बड़े ब्रांड ने हायर किया ट्रेनिंग के लिए, कभी काम मिल गया, कभी काम ना मिला, कोई लगी बंदी, मैंने सारी ज़िंदगी जॉब नहीं की, बेरोज़गार रहा हूँ। तो अब एक दफ़ा मैं शाह साहब के पास बैठा तो मैंने कहा शाह साहब काम कोई नहीं है, कारोबार कोई नहीं है, मैं क्या करूँ। शाह साहब ने मुझे पूछा कि बताओ मियाँ ज़ाती मुलाजिम कितने हैं घर पे। मैंने कहा जी 2 हैं। तो कहते हैं इस तरह करो 4 रख लो, 2 और रख लो। मैंने कहा शाह साहब मेरे पास 2 को देने की तनख्वाह नहीं है, 2 मैं और रख लूँगा तो मैं तनख्वाह कहाँ से दूंगा। अब ये बहुत बड़ी लर्निंग है उन लोगों के लिए जो फायर कर देते हैं। ये बहुत बड़ी लर्निंग है जिन्होंने कोविड में आधी टीम को फारिग कर दिया। ये बहुत बड़ी लर्निंग है जो तनख्वाहें काट लेते हैं। ये बहुत बड़ी लर्निंग है। चंद दिन पहले एक बच्चा मुझे बता रहा कि किसी मीडिया ग्रुप ने उसको 60,000 की ऑफर की, वो बच्चा वहाँ चला गया, जब सैलरी देने की बारी है तो 45 दे दिया। अब देखो वादा पूरा नहीं लोग करते, ये उनके लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। तो मैंने कहा शाह साहब मैं कैसे, उन्होंने कहा मियाँ रख लो अल्लाह दे देगा। अच्छा मेरा क्योंकि शाह साहब के साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक ऐसा, जब आपकी मोहब्बत होती है ना फिर आप इन्वेस्टिगेट नहीं करते। जैसे आपका मेरा एक बड़ा एहतराम का ताल्लुक, आप जानते हो मैं आपका बड़ा भाई हूँ और हमेशा हमें दावे से हूँ, तो आप मेरे से कुछ पूछो तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा क्यों कैसे, आप चुप करके अमल कर लोगे। तो मैंने भी घर जाके कहा बेगम को कि 2 मुलाजिम हमने और रखने हैं। नहीं जी 2 मुलाजिम। अब मुलाजिम बैठ के भी सोचें कि हमने करना क्या, हमें रख तो लिया है। आयशा यकीन करो चंद दिन के बाद मुझे काम मिलना शुरू हुआ। मुझे इतना काम मिला, इतना काम मिला, मतलब आज भी 4, 5, 6 मुलाजिम घर पे होंगे, 1-2 ज्यादा ही होंगे। अच्छा शाह साहब के पास मैं गया तो मैं कहा शाह साहब मुझे राज बताइए, इसमें सीक्रेट क्या था, इसमें रूहानियत क्या थी, इसमें रम्ज क्या थी। शाह साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने फरमाया मियाँ हमारा रिस्क दूसरों के साथ जुड़ा होता है। वो जो 2 आए थे ना वो अपनी रोटी भी लेकर आए थे, तुम्हारी रोटी भी लेकर आए थे। यानी हम दिल छोटा करते हैं और बंदे निकाल देते हैं। अगर हम दिल बड़ा करें और लोगों को साथ जोड़ें तो उनके बंदोबस्त भी अल्लाह ने करने हैं। वो जो इशफाक साहब का जुमला अल्लाह के दिए में से देना है। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपका पीर, आपका मुर्शिद, आपका रहबर, आपका उस्ताद, उससे जुड़ने की वजह से आपका दिल बड़ा नहीं हुआ, आपका ईमान नहीं बढ़ा हुआ। वासिफ साहब, अच्छा वासिफ साहब कैसे पता लगेगा कोई अल्लाह वाला है या दुनियादार है। वासिफ साहब ने फरमाया जिसके पास बैठ के अल्लाह याद आए
वो अल्लाह वाला है, जिसके पास बैठ के दुनिया याद आए वो दुनियादार है। तो शाह साहब के पास बैठ के बड़ी दफ़ा ऐसे होता है, ये तजुर्बा मैंने भी किया। इस किताब पे 4 लोगों ने तबसरे लिखे हैं जी। अताउल्लाह कासमी साहब ने तबसरा लिखा है, अमजद साहब ने तबसरा लिखा है, इरशाद आरिफ साहब ने तबसरा लिखा है, आमिर खाकवानी साहब ने तबसरा लिखा है। और सबके मुशाहिदात मिलते जुलते हैं कि हम इतने मसले लेके सरफराज शाह साहब के पास जाते हैं और आगे हम मसला बयान ही नहीं कर पाते, मसला हल हो जाता है। बिल्कुल सही। तो वजह क्या है, वो दिल बड़ा कर एक मुलाकात रखवा दें, आपकी बातों से तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई। ठीक हो गया इंशाल्लाह। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? अच्छा देखिए, आज का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमारी जिंदगी में इंस्पिरेशन होनी चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए जिससे हम पूछ के चलें। क्यों? देखिए, इंसान के अंदर नफ्स भी है, शर भी है, शैतान भी है, नेगेटिव इंस्पिरेशंस भी हैं। जब आप पूछ के चल रहे होते हैं तो फिर आपके नफ्स को लगाम मिल जाती है, आप शैतान को पीछे छोड़ देते हैं। हदायत जो है वो कहना मानने में है, हदायत किसी को फॉलो करने में है, हदायत दुआ लेने में है, हदायत किसी पे इतबार करने में है। हदायत का मतलब है कि आपको अपने से बेहतर मिला है। और आखिरी बात कह दूं, जब आप अपनी रोज़ की नमाज में अनअमता अलैहिम पढ़ते हैं, तसव्वुर में ज़रूर सोचिएगा वो जिन पे तेरा इनाम हुआ, अगर कुछ तसव्वुर में नहीं आता तो फिर क्या पढ़ रहे हैं आप। और अगर आप दिल से पढ़ रहे हैं अनअमता अलैहिम, तो अल्लाह आपको भी इनाम वाले रास्ते पे और इनाम वाले लोगों में शामिल कर दे। आमीन सुम आमीन। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू और बहुत ही अच्छा मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमने लेनी है एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। आप सभी लोग जानते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप किसी को भी कॉल करें तो एक मैसेज आप सुनते हैं। अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से मनाया जा रहा है और जगह जगह हम देख रहे हैं कैंपेन्स ऐसी शुरू की गई हैं, मैसेज पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि आगाज़ में मैंने कहा था प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। कुछ सिम्टम्स आपको बताए जा रहे हैं, कुछ अलामात का जिक्र किया जा रहा है कि ये अलामात हों तो आपको थोड़ा सा सोचना है, समझना है, मुआयना करना है और फिर डॉक्टर से रिजू करना है। ब्रेस्ट कैंसर के बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि जितना लोगों को इसके बारे में बताया जाए। अब इसमें थोड़ा सा लोग कुछ परेशान होकर रह जाते हैं या शर्माते हैं। ये बाकी बीमारियों की तरह एक बीमारी है, आपको इसके बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर फौरी तौर पर हम इसको पकड़ लें तो इसका इलाज मुमकिन है, अदरवाइज़ ये जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। कैंसर किसी भी किस्म का हो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जानलेवा भी है। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और हम आप कहेंगे कि आपने किस तरह से एहतियात करनी है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर हसन ने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर हसन परवेज़ जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। वेलकम कहेंगे उन्हें अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चले आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो अक्टूबर का महीना मुंसलिक कर दिया गया है, कैसे समझते हैं आप? अच्छी चीज़ है ये? बिल्कुल है, इससे एक अवेयरनेस है, सारी की सारी वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है और उस महीने में वॉक्स होती हैं, अवेयरनेस होती है, कैंपेन्स हैं, फंड रेजिंग है और एक किस्म का कम्युनिटी के अंदर उसका एक पे बैक ऑप्शन है कि आप उनको बताएं, उनको सिखाएं ताकि इस बीमारी पे कंट्रोल किया जा सके। सही। डॉक्टर साहब, कैंसर का वर्ड सुन के लोग परेशान हो जाते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर काबिल इलाज है? देखें, काबिल इलाज तो है, लेकिन वो आपने जैसे अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि अगर हम जल्दी पकड़ लें तो हम उसको ऑपरेशन करके ख़त्म कर सकते हैं बीमारी को। अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम हमें मरीज़ मिलते हैं तब तक वो बीमारी फैल चुकी होती है मेजॉरिटी में। अगर उनको पहले बताया जाए उन अलामात का, साइंस का, उनको पहले डायग्नोसिस उनका वो जल्दी पकड़ी जाए तो उनका इलाज भी बेहतर है और सर्वाइवल रेट भी बेहतर है। बाय द टाइम बीमारी फैल जाती है, हम जितना मर्जी भी ट्रीटमेंट कर लें वो रुकती ज़रूर है लेकिन ख़त्म नहीं होती। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ द की। जितनी जल्दी पता चल जाएगा, मतलब जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, उतनी जल्दी इलाज शुरू करके आप मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ सिम्टम्स का जिक्र कर दीजिएगा, कौन कौन सी अलामात है? जी, सबसे कॉमन जो है वो लंप है कि किसी भी फीमेल को गिल्टी महसूस हो या फिर डिम्पल पड़ रहा हो या निपल के ऊपर अल्सरेशन हो या बगल के अंदर कोई गिल्टी महसूस हो रही हो, सख्त हो, हार्ड हो, सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटी है, खुरदरापन हो, ब्लीडिंग हो वहाँ से, तो फ़ौरन अपनी करीबी डॉक्टर को या लेडी डॉक्टर को मुआयना कराएं। और ख़ुद हम कहते हैं कि पेशेंट्स को चाहिए कि नहाते वक्त, कपड़े चेंज करते वक्त ख़ुद ब्रेस्ट को और अंडर आर्म का एरिया, बगल को
अच्छी तरह पेल्पेट करें दोनों तरफ के, कोई गिल्टी तो नहीं महसूस हो रही। अगर कोई गिल्टी हो तो उसको वॉच करें और डॉक्टर से मुआयना करवाएं। सही, ये अलामात हैं। अगर आपको कभी महसूस हो तो आपने फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना है। सो डॉक्टर साहब, मुझे कुछ इलाज के मराहिल बता दीजिएगा। अगर इस तरह से कुछ डायग्नोस हो तो इलाज के कौन कौन से मराहिल हैं और पाकिस्तान में क्या इसका मौसर इलाज मौजूद है? जी, पाकिस्तान में इसका इलाज मौजूद है। सबसे पहले है, अगर जैसे हमने पहले डिस्कस किया, गिल्टी है, उसकी बायोप्सी होगी, पता चलेगा किस किस्म का कैंसर है, उसकी एक बायोप्सी रिपोर्ट आएगी। उस बायोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि अगला स्टेप क्या होगा। फिर हम स्कैन कराते हैं, सीटी स्कैन या एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या बोन स्कैन, कि बीमारी हड्डियों में तो नहीं फैली हुई, लिवर में या लंग्स में तो नहीं फैली हुई। फिर आप आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, जिसमें कि नंबर 1 ऑपरेशन है, काट के निकाल देना। नंबर 2 है कीमोथेरेपी, जो कि टीके लगते हैं खून में जाके, कैंसर सेल्स को भी ख़त्म करते हैं और बाकी टिश्यूज़ को भी इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए वो इंटेंस ट्रीटमेंट है। थर्ड है इस बीमारी में रेडिएशन, कि हमने कैंसर काट के निकाल दी है, सेल्स ख़त्म कर दी हैं, अब वहाँ पे अगर कोई छोटे ज़र्रे हैं जिनको आपने बर्न करना है ताकि वो फिर से ना आए। नंबर 4 हार्मोनल ट्रीटमेंट है। अगर बायोप्सी पे हार्मोन रिसेप्टर्स पॉजिटिव हैं तो फिर फीमेल हार्मोन को कम करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। इससे आगे जो नई ट्रीटमेंट्स हैं उनमें 2 चीज़ें हैं कि टारगेटेड थेरेपी, कैंसर सेल्स को लेबॉर्ट्री में पढ़ा जाता है, देखा जाता है उनकी सरफेस के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स हैं, और फिर ऐसी दवाइयाँ आ गई हुई हैं जो अंदर जाके सिर्फ कैंसर सेल को हिट करती हैं, बाकी जिस्म को तंग नहीं करती। इनको बोलते हैं टारगेटेड थेरेपीज़। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के अंदर हम बात करें, HER2 न्यू रिसेप्टर है एक, जिसको कि हम लेबॉर्ट्री में बायोप्सी के अंदर टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या ये रिसेप्टर एक्सप्रेस हो रहा है। अगर वो कैंसर सेल पे नज़र आ रहा है तो फिर उसके लिए इंजेक्शंस और टैबलेट्स दोनों आ चुकी हैं और वो इजीली अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। सही, सो काबिल इलाज है अगर टाइमली पता चल जाए। पाकिस्तान में इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज भी मौजूद है। इलाज के मराहिल क्या हैं वो भी डॉक्टर साहब ने बता दिए। हमेशा एक रीज़न होती है एक बीमारी के पीछे ना, आपको पता चल जाता है, अच्छा हाई ब्लड प्रेशर है तो ये वजूहात हैं, डायबिटीज़ हुई तो ये वजूहात हैं। सो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों होता है? जी देखें, इसमें सबसे कॉमन चीज़ है म्यूटेशंस। जो सेल के अंदर डीएनए है, जिसके अंदर एक कोड है जिससे पता चलता है कि सेल ने कब डिवाइड करना है, कब रुकना है। जब उस डीएनए के अंदर कोई चेंज होता है उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, जिससे ट्यूमर सेल जो है ना वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है और वो गिल्टी बनाता है। तो सबसे कॉमन चीज़ है म्यूटेशन। नंबर, हमें ये नहीं पता म्यूटेशन की वजह क्या है। क्या इसमें डाइट है, कुछ हमारी खुराक है ऐसी, या इसमें कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कोई पोल्यूशन है, रेडिएशन है, क्या है। इसी तरह हार्मोन्स का एक्सपोजर है। जैसे जो हम दूध पीते हैं, अगर वो भैंसों को टीके लगाए हुए हैं जिससे कि ज़्यादा दूध प्रोड्यूस हो, वो हार्मोन्स उस दूध के थ्रू हमारी फीमेल्स को जब मिलते हैं, बच्चों को, बच्चियों को, उसका अफेक्ट होता है उनके ब्रेस्ट ग्लैंड्स पे, ओवरीज पे। इसी तरह पोल्ट्री जो हम खाते हैं, वो उस मुर्गी को जल्दी बड़ा करने के लिए उसके अंदर हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं या उसकी फीड में हार्मोन्स डाले जाते हैं ताकि वो जल्दी बड़ी हो। वो जब अच्छा, अब ये जो डॉक्टर साहब रीजंस बता रहे हैं मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी हैं हमारी रोज़मर्रा खुराक। अब हम दूध समझते हैं हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो कुछ लोग उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस्तेमाल करते हैं। सस्ता प्रोटीन है चिकन, किसी की नहीं है पहुँच अब कि वो मटन ख़रीद सके, बीफ ख़रीद सके, तो ऑप्शन आपके पास चिकन की रह जाती है, लोग इसका इस्तेमाल भी करें। सो हमें बहुत लिमिटेड इस्तेमाल इन चीज़ों का करना है क्या? एक तो लिमिटेड है, साफ़ नहीं है चीज़ें, इनके ऊपर काम होना चाहिए कि उन जो टीके जो भैंसों को लगाए जाते हैं या जो पोल्ट्री में लगाए जाते हैं हार्मोन्स, उनको बंद करना चाहिए। वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 2 ये कि हम एक्सरसाइज करें और फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, सैलेड्स वो खाएं और अपना जो कैलोरीज हम लेते हैं उसके बाद एक्सरसाइज करके उसको बर्न करें। इसी तरह पहले वक्त में कहा जाता था कि जो माएँ बच्चों को ब्रेस्ट फीड करती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर कम होता है। वो एक पुरानी रवायत रह गई है। अब तो वो यंग एज में ये डिज़ीज़ आ रही है, बहुत एग्रेसिव है, और चाहे ब्रेस्ट फीड करें या ना करें तब भी इसका चांस बहुत ज़्यादा है। इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो हमें पता नहीं है। पोल्यूशन है, रेडिएशन है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी रिसर्च हो रही है। डॉक्टर साहब जो चीज़ें आप बता रहे हैं ना, ये हमें नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है। पोल्यूशन हर जगह पे, आप कहीं पे भी चले जाएं। सो नाज़रीन, आपने इन चीज़ों का तो ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। मर्द हजरात में भी क्या ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक ख़ास म्यूटेशन है जिसे बोलते हैं BRCA1 एंड BRCA2, BRCA1, BRCA2।
वो एक म्यूटेशन है। अगर वो फैमिलीज़ में रन कर रही हो तो उन फैमिलीज़ में ख़वातीन को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, ओवरीज का कैंसर, यूट्राइन कैंसर, और उनके जो भाई हैं, उनके जो मर्द हैं फैमिली में, उनको ब्रेस्ट कैंसर का चांस है। साथ ही उनको पेनक्रियास का कैंसर, कोलन, बड़ी आंत का कैंसर देखा जाता है। अगर किसी फैमिली में ये रन कर रहा हो, जैसे माँ को है और फिर यंग एज में बेटी को है या उनकी बहनों को है, तो फिर हम उनको बताते हैं कि आप ये म्यूटेशन BRCA1, BRCA2 का टेस्ट कराएं। पहले ये बायोप्सी पे होता था, अब ये ब्लड पे भी ये टेस्ट अवेलेबल है। वो अगर वो टेस्ट पॉजिटिव हो तो फिर हम उस फैमिली के जो मर्द हजरात हैं उनकी भी स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे उनके मेमोग्राम्स कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, उनको क्लोजली वॉच करें, वो बहुत ज़रूरी है। सही। और अगर ये म्यूटेशन पॉजिटिव हो तो उन ख़वातीन की बेटियों को हम यंग एज में MRI करवाते हैं ब्रेस्ट का। नॉर्मल लोगों में हम मेमोग्राम्स कराते हैं, लेकिन अगर ये म्यूटेशन पॉजिटिव हो तो फिर MRI एक बेहतर टेस्ट है, वो कराया जाता है। सही। डॉक्टर साहब, अब एक हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम इस पर बात नहीं करना चाहते। बीइंग ए सोसाइटी हमें लगता है कि अच्छा सबके सामने ये बात करेंगे अच्छा नहीं समझा जाएगा। सो मेरे ख्याल से अब जितनी आगे दुनिया जाती जा रही है, इन चीज़ों को हमें ख़त्म करना चाहिए। आई थिंक ये एक पुरानी रवायात थी। अब जो कि नई जनरेशन आ रही है वो इंटरनेट पढ़ती है, लिटरेचर पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, काफ़ी टाइम वो गूगल पे देखते हैं क्या चीज़ें आ रही हैं। आई थिंक ये टैबोज़, जो सोशल टैबोज़ हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहे हैं। वो पुरानी रवायात जो कि हम हमारे जो सोशली और कल्चरली हिंदुज़म का बहुत जो वसवसे और उन चीज़ों की नेगेटिव चीज़ों का हमारी सोसाइटी पे बहुत इम्पैक्ट था। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इससे निकल रहे हैं। जो नई जनरेशन जो आ रही है, आई थिंक वो काफ़ी अवेयर है सिम्टम से, चीज़ों से, डिस्कस भी करते डॉक्टर साहब, हैं। एक दफ़ा अगर गिल्टी है उसको रिमूव करा दिया, दोबारा भी चांसेस हो जाते हैं? जी, जब गिल्टी रिमूव की जाती है तो बायोप्सी पे लिम्फ नोड्स देखी जाते हैं कि ट्यूमर सेल्स गदूदों में, लिम्फ नोड्स में गए हुए हैं या नहीं, या खून की नालियों में हैं या नहीं। अगर लिम्फ नोड्स में या गदूदों में हो तो फिर कीमोथेरेपी या हार्मोनल ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि वो सेल्स ख़त्म हो, तो उससे चांस कम हो जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे ब्रेस्ट में वैसे भी बाद में आ सकता है, और वो म्यूटेशन कभी भी हो सकती है जो कि कैंसर कॉज कर सकती है। सही। इसलिए वॉच करना ज़रूरी है। वॉच करना ज़रूरी है, आपको टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि कुछ महीनों में आप इस पे जो है काबू पा लेते हैं? डिपेंड करता है। अगर आप अर्ली पिक कर लें तो जल्दी इससे जान छूट जाती है। अगर आप लेट स्टेज में आते हैं तो ये प्रोसेस लंबा भी है, कम्बरसम है, और इसके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं आते। सही। लेकिन मैसेज क्या देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? आई वुड से कि आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइट को सिंप्लीफाई करें, स्ट्रेस कम करें, और अगर गिल्टी या कोई प्रॉब्लम महसूस करें तो फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर को या लेडी डॉक्टर से रब्ता करें, उनसे डिस्कस करें। अगर किसी बच्ची को है तो अपनी माँ से, पेरेंट्स से डिस्कस करें, और फिर इसको वो शाइनेस ना हो बल्कि वो इजीली कम्युनिकेट करे अपने पेरेंट्स से, और फिर जो है सब्सिक्वेंटली डॉक्टर से रब्ता करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे जी। हमारे पास सेगमेंट्स हैं और मोबाइल रेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओप्पो के मोबाइल हैं। ओप्पो F17 पहला मोबाइल है, अगर आप ख़रीदना चाहेंगे 37,999 रुपये में मिलेगा। नेक्स्ट मोबाइल बता दें जी, ओप्पो A5 मोबाइल है और 29,999 रुपये। इसके बाद ओप्पो A16 मोबाइल अगर आप खरीदेंगे, प्राइस है 23,999 रुपये। A12 मोबाइल है ओप्पो का, 24,999 रुपये। अब है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जिसमें आपको बताने हैं हमने आज के भाव। हाफिज दिलावर बताएंगे आज के भाव क्या हैं। जी कहिएगा।
सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ से आज सब्जियों की कीमतों में 10 रुपये का इजाफा देखा गया है और सरकारी रेट लिस्ट और ओपन मार्केट में फ़रोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में भी जो है फ़र्क बरकरार है। सबसे पहले अगर बात की जाए प्याज की, तो प्याज आज 120 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 130-135 जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर टमाटर की बात की जाए, टमाटर 200 रुपया सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 300, 350 और मुख्तलिफ रेट से जो है टमाटर जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके बाद अगर लहसन की बात की जाए तो लहसन 225 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 250 रुपये लहसन फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की अगर बात की जाए तो अदरक सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 280 रुपये, जबकि बाज़ार में 300 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू की अगर बात की जाए तो आलू 70 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 80 रुपये जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। शलजम की अगर बात की जाए तो शलजम 55 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 65 रुपये 70 रुपये जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके बाद अगर सब्ज़ मिर्च की बात की जाए तो सब्ज़ मिर्च 390 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 410 रुपये जो है सब्ज़ मिर्च फ़रोख्त की जा रही है। इसके बाद अगर लीमू की बात की जाए तो लीमू 230 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 240-245 रुपये लीमू जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। भिंडी की अगर बात की जाए, भिंडी सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 95 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 110 रुपये फ़रोख्त की जा रही है। इसके बाद अगर गाजर की बात की जाए तो सरकारी नरखों के मुताबिक 65 रुपये, जबकि बाज़ार में 120-130 रुपये जो है गाजर फ़रोख्त की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया दिलावर। अब हमने शामिल करनी है आज की हेल्थ टिप। चुकंदर का इस्तेमाल आपके लिए किस तरह से मुफीद है, मैं आपको बता देती हूँ जी। खून की मिकदार बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, फिर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। चुकंदर का इस्तेमाल जिस्म की चर्बी को भी ख़त्म करता है और फिर आपको एक बहुत बड़ा इसका फ़ायदा ये भी बता देते हैं, वो लोग जो कि दिल के अमराज में मुब्तला हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। फिर बालों के मसाइल अगर हैं तो इसके लिए भी चुकंदर का इस्तेमाल कैंसर और डायबिटीज़ के ख़िलाफ़ मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करता है, क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करता है, गुर्दे की पथरी को निकाल देता है, जल्द की रंगत को भी बेहतर बनाता है। चुकंदर का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो ये मल्टीपल फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये तमाम फ़ायदे आप तक पहुँचे तो टाइम इसका इस्तेमाल करते रहें। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुँचा इख्तिताम को। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।